लंबी गहरी सांस लेंगे, कमर गर्दन सीधी, श्वास लेते हुए 1 टाइम प्राणायाम का उच्चारण। इनहेल ओम। सभी एक साथ मंत्र बोलेंगे, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों पे अच्छे से घर्षण करेंगे। प्रणाम की स्थिति पे लाते हुए प्राप्त ऊष्मा को पलकों पे लगाएंगे, गर्माहट को महसूस करेंगे और प्यारी सी स्माइल के साथ आइज ओपन करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू सुनीता जी, बहुत अच्छी प्रेयर करवाई आपने। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, नमस्ते सभी को। आप सभी का स्वागत है टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास में। तो हम सभी मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़ रहे थे, जो काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं, लेकिन आज ही कंप्लीट हो जाएगा। तो देख लेते हैं आज हमें क्या-क्या पढ़ना है। हम लोगों ने बाकी ये सारे पढ़ लिए हैं, टीचर सेंटर्ड पढ़ लिया है, मिक्स स्ट्रैटेजी वाला हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज जो रहता है वो हम पढ़ेंगे कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, इंटरैक्टिव वीडियो, ओपन लर्निंग, पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन और ह्यूरिस्टिक मेथड। ये हमें आज कंप्लीट करना है। तो शुरू करते हैं। हाँ जी, तो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग क्या होता है, यानी हिंदी में से कहते हैं कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण। ठीक, इसे हम शॉर्ट में CAL भी कहते हैं। ये क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ एजुकेशन दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर टेक्नोलॉजी बट डज नॉट रिक्वायर ह्यूमन इंटरेक्शन। मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण, या जिसे हम CAL कहते हैं शॉर्ट में, एक प्रकार की शिक्षा है जिसमें कंप्यूटर और अन्य प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है, लेकिन इसमें मानव संपर्क की आवश्यकता नहीं है। मतलब जो चीज़ें हम या जो हम शिक्षण कंप्यूटर के द्वारा करते हैं, जिसमें हमें कह सकते हैं कि टीचर्स की ज़रूरत थी, जिसमें कहा है कि मानव संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है। तो मतलब जो कंप्यूटर के ज़रिए हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें टीचर्स या कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, उसे हम कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। CAL includes the use of electronics such as CD and MP3 players, DVD players, tablets, smartphones and टेलीविजन। यानी CAL में CD और MP3 प्लेयर, DVD प्लेयर, टैबलेट, स्मार्टफोन और टेलीविजन जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग शामिल है। देखो, हम लोग अलग-अलग माध्यम से पढ़ सकते हैं, जैसे इसमें बताया है, एग्जाम्पल दिए हैं, जो हमारे CD प्लेयर होते हैं, DVD प्लेयर्स होते हैं, या टैबलेट्स के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं। मतलब इन सारी चीज़ों में ना हमें टीचर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसके ज़रिए हम खुद ब खुद सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे स्मार्टफ़ोन्स हो गए, अगर हम स्मार्टफ़ोन्स के ज़रिए हमें पढ़ना है, इंटरनेट के माध्यम से पढ़ना है कैसे भी, तो उसके लिए हमें एक टीचर नहीं चाहिए कि टीचर हमें बताएँगे ऐसे-ऐसे करो, नहीं। हम उससे खुद से पढ़ सकते हैं, तो इसलिए ही इसे कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग कहा जाता है। ये वाली स्लाइड क्लियर है सभी को? आवाज़ आ रही है मेरी? यस मैम। मैम तो ये ये नॉर्मली गैजेट्स की बात कर रहे हैं या जैसे कि सर्च इंजन्स की बात कर रहे हैं?
देखो इसमें सभी चीजें आ जाएगी, जो जो भी हमारे होते हैं ना, जैसे सर्च इंजन, जैसे हो गया सर्च इंजन का एग्जांपल दिया आपने कि वो भी आ जाएगा इसमें। लेकिन उसके अलावा जैसे इसमें सीडी प्लेयर और डीवीडी प्लेयर्स भी है, मतलब जिसमें ना टीचर्स की आवश्यकता हमें नहीं पड़ रही है, हम जो गैजेट से सीख रहे हैं या फिर कह सकते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से सीख रहे हैं, वो सारी चीजें इसमें आ जाएगी। ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि गैजेट्स ही आएंगे और बाकी चीजें नहीं आएंगी। ठीक है। ओके। हाँ जी। तो आगे देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस। तो इसके फायदे क्या क्या है। क्विक फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस, मतलब प्रदर्शन पर त्वरित प्रतिक्रिया, कि अगर जो भी हमारी परफॉर्मेंस है उस पे हमें एकदम से फीडबैक मिल जाता है इससे। यूजफुल फॉर सेल्फ असेसमेंट, आत्म मूल्यांकन के लिए यह उपयोगी है कि हमें अ, अगर अपना मूल्यांकन खुद से करना हो तो हम इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं इसके माध्यम से। सबमिटिंग द असेसमेंट फ्रॉम रिमोट प्लेसेस, यानी दूरस्थ स्थानों से मूल्यांकन प्रस्तुत करना, कि अगर कोई दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहा है तो वहां से ही उसको कह सकते हैं कि इवेल्युएशन करना है, तो वो वहां से भी इवेल्युएशन कर सकता है, चाहे जैसी भी जगह पे वो रह रहा हो। ठीक है। इट कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड फॉर ड्रिलिंग एंड प्रैक्टिसिंग सिमुलेशन, इसका उपयोग ड्रिलिंग और अभ्यास सिमुलेशन के लिए प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। कि मतलब अगर हमें किसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी हो, जैसे हम कह सकते हैं कि हम ऑनलाइन कुछ क्वेश्चन पेपर देखते हैं अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, तो कुछ भी मॉक टेस्ट वगैरह जो भी हम देते हैं, तो अगर हमें उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी हो तो हम इसके ज़रिए कर सकते हैं, या सिमुलेशन कर सकते हैं। जैसे हमने सिमुलेशन पहले पढ़ लिया है कि जो हमारी वास्तविक परिस्थितियाँ होती हैं उनको हमें सिमुलेशन के ज़रिए दर्शाना होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इसके माध्यम से कर सकते हैं, तो ये इसके फ़ायदे हो गए। अभी देखते हैं कि इसकी सीमाएँ क्या-क्या है, लिमिटेशंस क्या-क्या हो सकती हैं। इट इज़ कॉस्टली, मतलब ये महँगा होता है। अगर हमें ये सारे गैजेट्स खरीदने पड़े या इन सब के माध्यम से पढ़ना हो तो ये सब चीज़ें हमें महँगी पड़ती है। तो ये किसकी पहली लिमिटेशन हो गई। फिर है मोस्टली लिमिटेड टू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, अधिकतर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों तक ही सीमित है। मतलब इसमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स ही होते हैं, उसमें सब्जेक्टिव टाइप के कोई क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो ये भी किसकी लिमिटेशन है कि अगर हमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने पड़े पर वो इसमें उसका ऑप्शन ही नहीं होता है, तो ये भी किसकी सीमा हो गई। फिर है टेंड टू टेस्ट द नॉलेज नॉट अंडरस्टैंडिंग, यानी समझ को नहीं ज्ञान को परखने की प्रवृत्ति रखते हैं। मतलब कि एक होता है नॉलेज, कि हमें कितना नॉलेज है, वो चीज़ें हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमें याद कितना है, इस तरह से इसको समझ सकते हैं। पर अंडरस्टैंडिंग होती है कि उस चीज़ की हमें समझ कितनी है, वो कितना हमें समझ आया, कि हमने बस उसको याद ही किया है, उसका हमें डीप डीप में नॉलेज नहीं है। तो उस चीज़ को हम देखें इसमें, तो इसमें जो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, जो भी इसमें जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो उससे बस हमें नॉलेज का पता चलता है, अंडरस्टैंडिंग का पता नहीं चलता है कि बच्चों को कितना समझ आया है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो उसने बस याद कर ली होंगी और वहाँ पे उसने सारे क्वेश्चन सही कर लिए होंगे, लेकिन उससे ये तो नहीं पता चल रहा ना कि उनको कितना समझ आ रहा है, या बहुत अंदर तक गहराई तक उनको कितनी ज्ञान है उस चीज़ का जो उन्होंने पढ़ा है। तो ये भी कहीं न कहीं इसकी एक लिमिटेशन हो गई। तो बताइए ये वाला ओके है? मैम ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का थोड़ा सा बताइए। ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऐसे होते हैं जैसे एमसीक्यूज हो गए, ट्रू फॉल्स हो गए, या फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए, जिसमें हमें वन वर्ड में आंसर देना होता है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। और सब्जेक्टिव पूरे हो जाते हैं जिसमें हमें थोड़ा कह सकते हैं थोड़ा एक्सप्लेन ज़्यादा करना होता है, उस टाइप के जो होते हैं। हाँ, तो मतलब इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहते हैं, मतलब सब्जेक्टिव नहीं, ऐसा है? हाँ, तभी तो ये इसकी लिमिटेशन है ना कि इसमें सब्जेक्टिव टाइप नहीं होंगे। ओके। हाँ जी, बाकी सबको क्लियर है? जी, इसमें ये क्विक फीडबैक कैसे आएगा? क्या कह रहे हो? हेलो? क्विक फीडबैक कैसे आएगा कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग में? अच्छा जी, क्विक फीडबैक देखो, अगर आपने कोई मॉक टेस्ट दिया ऑनलाइन, तो उसमें हमें फीडबैक एकदम मिल जाता है ना कि हमारा कितना स्कोर हुआ है, कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, उसका क्या सही आंसर होना था। तो इस तरह से आ जाता है, जैसे हम लोग गूगल फॉर्म पे भी जो टेस्ट देते हैं वो भी इसी में आ जाएगा, तो उसमें हमें फीडबैक मिल जाता है ना, जैसा हमारा टेस्ट कंप्लीट होता है उसके बाद फीडबैक मिल जाता है, तो उस तरह से आएगा। तो जी उसको तो फिर एग्जाम बोलेंगे हम, एक तरह की लर्निंग कहाँ हुई वो?
लर्निंग तो होगी ना, वो एग्जाम तो तभी दोगे ना, पहले पढ़ोगे जब, तो उसके बाद ही तो एग्जाम दोगे ना। तो उससे हमें पता चलेगा कि उससे हमने कितना सीखा है, जो हमने लर्निंग हुई है हमारी, तो वो कितनी इफेक्टिव हुई है, कैसे मतलब कुछ सीखा भी है या बस ऐसे ही। फिर उसको सीबीटी बुला सकते हैं। देखिए वो हमारा अलग टॉपिक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, वो हमारे सिलेबस में, तुम अलग से उसको इसके साथ मत अभी कंफ्यूज कीजिए। मैम तो मतलब सीएएल के प्रोग्राम। मतलब अंतर्गत सिर्फ मतलब जो क्वेश्चन आंसर जैसे कि हम करते हैं जैसे कि गूगल फॉर्म में, मतलब सिर्फ वही है, अगर सिर्फ इस हिसाब से समझा जाए तो। नहीं, बस वही नहीं है, और तरीके भी तो होते हैं उसमें, हम इंफॉर्मेशन भी तो होती है ना। मान लो आप पढ़ रहे हो इंटरनेट के जरिए, आप कुछ चीज पढ़ रहे हो, कोई टॉपिक डाल रहे हो उस पे गूगल पे, तो उस पे पूरी इंफॉर्मेशन आती है ना उसकी, तो वहां से भी तो पढ़ते हो आप। वो भी इसी में आ जाएगी, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग में। तो फिर वो तो सब्जेक्टिव हो जाएगी ना फिर मैम। लेकिन वो हमारी इंफॉर्मेशन हुई ना, वो क्वेश्चन आंसर नहीं हुई ना। अगर हमें क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने पड़े, यहाँ पे है ना, देखो मोस्टली लिमिटेड टू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात हो रही है इसमें। अच्छा ठीक है। हाँ। हाँ जी। मैम एक क्वेश्चन था, हाँ जी प्रोग्राम बोलिए। इंट्रोडक्शन और इसमें क्या डिफरेंस रहेगा? प्रोग्राम, अच्छा ठीक है, देखो उसको देख लेते हैं पहले। हाँ, जो हमारा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन था ना, इसमें देखो, इसमें ऐसा था, इसमें एक प्रोग्राम डेवलप होता है, मतलब एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें पढ़ाई ही होती है। ये एक कह सकते हैं एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, जिसमें मान लो इस तरह से उदाहरण समझो कि अगर हमें पढ़ना है एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में, तो इसका उसका एक प्रोग्राम होगा। तो इसमें इस तरह से होता है कि पहला टॉपिक हमारे पास मान लो सेल आया, ठीक, उसके बारे में सारी जानकारी होगी इसमें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो उसके बाद जब आपका वो सेल पढ़ के कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो अगर आपके वो सारे सही हो गए तो आप आगे बढ़ जाओगे। मान लो अगला टॉपिक हमारा टिश्यू है उसमें, ठीक। लेकिन अगर वो आपके क्वेश्चन सेल वाले गलत हो जाते हैं, तो हम वापस वहीं पहुंच जाते हैं, हमें फीडबैक वो दे देते हैं कि आपके इतने गलत हुए हैं। तो उसका हमें रीजन भी मिल जाता है कि किस वजह से गलत हुए हैं, ठीक है। तो हमें दोबारा से वो सेल वाला पढ़ना पड़ेगा, फिर हम दोबारा से उसके क्वेश्चन आंसर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये मतलब एक प्रकार का कह सकते हैं प्रोग्राम है पूरा। लेकिन जो हमारा ये है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, इसमें हम बस एक प्रोग्राम के जरिए नहीं पढ़े, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, कि जैसे इसमें टीवी के माध्यम से पढ़ रहे हैं, जो डीवीडी प्लेयर्स है, सीडी प्लेयर्स है, टैबलेट्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं, इसमें और सारी चीजें भी आ रही है। उसका एक पर्टिकुलर प्रोग्राम बना हुआ है पढ़ने के लिए, जो हमारा पहला वाला है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस वाला, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? यस मैम। यस मैम। हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। दोनों ही कंप्यूटर से रिलेटेड तो रहेगा ही ना मैम, बिना उसके तो चलेगा नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, कंप्यूटर से रिलेटेड है दोनों, लेकिन डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। एक में सॉफ्टवेयर का और एक में हम इसमें डीवीडी से भी ले रहे हैं, सीडी से भी ले रहे हैं, ऐसा है ना? हाँ जी आप ऐसा बिल्कुल। बोल। हाँ जी, ऐसा बोल रही हूँ, उसका एक मतलब प्रॉपर सॉफ्टवेयर बना होगा, हमें उसी से पढ़ना होगा, ठीक है। लेकिन इसमें हम अलग अलग चीजें ले सकते हैं, इसमें इसका कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े? यस मैम। ठीक है जी। अगला टॉपिक है हमारा इंटरैक्टिव वीडियो। इसमें क्या होता है देख लेते हैं। इंटरैक्टिव वीडियोज आर वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड एंड रिलायबल टीचिंग एड इन टूडेज वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, मतलब आज के आभासी शिक्षण वातावरण में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली और विश्वसनीय शिक्षण सहायता में से एक है, जो हमारा इंटरैक्टिव वीडियो हो गया। जैसे अभी हम समझ सकते हैं कि अभी जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का एग्जाम्पल हो सकता है इंटरैक्टिव वीडियो का, कि हम ऑनलाइन माध्यम से पढ़ रहे हैं, गूगल मीट के माध्यम से पढ़ रहे हैं, पर इसमें इंटरेक्शन हो रहा है हमारा, ऐसा नहीं है कि ये वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। फिर है इट अलाउज द लर्नर टू रैंडमली एक्सेस एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक रिगार्डिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शन, मतलब यह शिक्षार्थी को किसी भी जानकारी तक
बेतरतीब ढंग से पहुंचने और उनकी कार्रवाई के परिणामों के बारे में तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करने की अनुमति देता है। मतलब इसके माध्यम से अगर हमें कोई भी जानकारी चाहिए, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, तो हम वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बहुत जल्दी से। ठीक है, ये वाला क्लियर हुआ? जी मैम। ठीक है, अभी देखते हैं इसके एडवांटेजेस। तो इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं? द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इमीडिएटली अवेलेबल इज इनॉर्मस। मतलब तुरंत उपलब्ध जानकारी की मात्रा बहुत अधिक है। मतलब आप ऐसे देख लो कि अगर हम गूगल पे कोई टॉपिक डालते हैं तो कितने सारे वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है, हमें बहुत जल्दी मिल जाती है अलग अलग प्रकार की एक ही चीज के बारे में। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा फायदा है इसका कि हमें बहुत कम समय में बहुत अधिक मात्रा में जानकारी मिल सकती है किसी भी टॉपिक पे। फिर है, it has the potential to present text, graphics, film and sound in varied ways. इसमें टेक्स्ट, ग्राफिक फिल्म और ध्वनि को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत करने की क्षमता है। मतलब इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हम यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो उसमें हम वीडियो के जरिए पढ़ रहे हैं, तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है कि हम किस प्रकार से साउंड के माध्यम से पढ़ रहे हैं, ग्राफिक फिल्म के माध्यम से पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर है इसकी सीमाएं क्या हो सकती है? मेथड इज टाइम कंज्यूमिंग एंड रिक्वायर्स रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज। विधि समय लेने वाली है और इसके संसाधनों और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। मतलब ये सारी जो प्रोसेस होती है इसमें काफी समय लग सकता है और इसके लिए हमें विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है कि हमें वो चीज चलानी भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं अगर हमें उस चीज को चलाना ही नहीं आ रहा है तो हम मतलब कुछ अलग ही कर देंगे, कुछ गलत कर देंगे, तो उससे ना हमारी पढ़ाई हो जाएगी और उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये वाला क्लियर है सभी को? मैम क्लियर है, पर इसमें लिमिटेशंस में एक चीज और होनी चाहिए थी इन फ्रॉम माय साइड, कि ऑथेंटिक नहीं होता। कई बार डेटा जो होता है वो ऑथेंटिक नहीं होता, और यहाँ पे हमें एक्सपर्टीज की नीड होती है कि एक्सपर्टीज जो है, यानी कि मान लीजिए जैसे कि आप टीचर हैं, आप पढ़ा रहे हैं, हाँ जी। अगर आप हमें गाइड करोगे कि आप पर्टिकुलर चैनल को देख लीजिए या पर्टिकुलर साइट पे जाके देखो, तो वो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे और हमने कुछ ऐसे आर्टिकल्स पढ़ लिए या ऐसी वेबसाइट पे हम गए जहाँ पे लोगों ने अपनी प्रमोशन के लिए डेटा में चेंज किया हुआ है या डेटा ऑथेंटिक नहीं है, वहाँ हमारे लिए बहुत नुकसानदायी है। आप टीचर हो, आप जानते हो कि यहाँ पे ऑथेंटिक डेटा मिलता है और एक्सपर्टीज का ही मिलता है, तो वो एक लिमिटेशंस के में होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। इसको भी आप लोग ऐड कर लीजिए, ये बहुत अच्छा बताया इन्होंने कि वो जो हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो ऑथेंटिक है या नहीं है, ये भी किसकी लिमिटेशन होगी। ठीक है, थैंक यू पारिका जी। आगे बढ़े अभी? हाँ जी मैम। ठीक है, अगला है ओपन लर्निंग, जिसे हम खुली शिक्षा कह सकते हैं। इसमें क्या होता है? इन विच लर्नर्स हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ ऑप्शन इन रिलेशन टू टाइम, प्लेस, इंस्ट्रक्शन मेथड्स, मोड्स ऑफ एक्सेस एंड अदर फैक्टर्स रिलेटेड टू देयर लर्निंग प्रोसेस। मतलब जिसमें शिक्षार्थियों के पास समय, स्थान, शिक्षण विधियों, पहुंच के तरीकों और उनकी सीखने की प्रक्रियाओं से संबंधित अन्य कारकों के संबंध में विभिन्न विकल्पों में से चुनने का लचीलापन है। मतलब जैसे ओपन लर्निंग क्या होती है, आप लोगों को पता होगा, जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी वजह से रेगुलर क्लासेस नहीं अटेंड कर पाते हैं, स्कूल या कॉलेज नहीं जा पाते, तो वो उनके लिए एक अलग से कह सकते हैं एक ऐसी सुविधा है कि जिससे वो अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि उनको क्या पढ़ना है, कौन से समय में पढ़ना है। तो ये सारी जो चीजें आ जाती है वो ओपन लर्निंग में आ जाती है। ठीक है, learning situation or process should be open to everyone under any circumstances at any place and at any time। मतलब सीखने की स्थिति या प्रक्रिया किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थान पर और किसी भी समय सभी के लिए खुली होनी चाहिए। मतलब इस तरह जैसे वो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है, वो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है कि जिन जिन बच्चों को कह सकते हैं कि जिनको स्कूल नहीं जाना होता, कॉलेज नहीं जा पाते हैं, तो वो उसके माध्यम से पढ़ते हैं और उनका एक एग्जाम भी होता है, तो उसके लिए उनको सर्टिफिकेट मिलते हैं। तो ये वाला क्लियर है सभी को, ओपन लर्निंग? जी मैम। हाँ जी। मैम ये जैसे रिमोट एरियाज है, उनके लिए भी ऐसी चीजें इसलिए बनाई गई हैं, या कि सिर्फ उनके लिए हैं, जैसे कि जो पावर्टी लाइन में आते हैं या जो एजेड है या जो काम कर रहे हैं? जैसे रिमोट एरियाज में, जैसे जम्मू कश्मीर साइड पे बहुत कम बच्चे हैं, वहां तक तो आई थिंक ये सब
सुविधाएं नहीं पहुंचती होंगी। देखिए, जम्मू कश्मीर का तो वैसा मैं नहीं कह सकती, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बस उन्हीं के लिए है जो बहुत ज़्यादा एज्ड है या कुछ काम करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे अगर वैसे ही नहीं जा पा रहे हैं, तो वो इसके माध्यम से पढ़ सकते हैं। ऐसा ऐसा कोई रूल नहीं है इसका कि बस जो काम कर रहे हैं, जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, फिर पढ़ना चाह रहे हैं, वही ओपन नहीं लर्निंग नहीं, कर कुछ सकते हैं, नहीं। पावर्टी लाइन में भी आते हैं जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, हर रोज स्कूल जाना या कॉलेज जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो लोग तो वो बच्चे भी होते हैं इसमें, वो तो पता है। पर लेकिन जैसे रिमोट एरियाज में जहाँ तक एजुकेशन पहुंच नहीं पा रही, वहां तक का नहीं होगा ये। वहाँ तक मुझे लगता है होना चाहिए। ओके ओके। हाँ जी। आगे बढ़ते हैं, इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस देख लेते हैं। तो ये है टाइम सेविंग, यानी समय बचाने वाला। इससे हमारा समय बचता है कि ऐसा नहीं है कि मान लो जैसे कि स्कूल जाने का समय बचा है, हमारा आने जाने का समय बचा है, बाकी जो भी सारी क्लासेस का समय बचा है, मतलब अपने हिसाब से हमें इसमें पढ़ना है। हाँ, हमें वो मटेरियल दे देंगे या हमें वो जो भी उसकी सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी जो भी होगी, हमें उससे अपने हिसाब से पढ़ना होगा। तो जो हमारा समय जा रहा था क्लासेस में या स्कूल में आने जाने में, अदर एक्टिविटीज में, वो सारा टाइम हमारा बच जाएगा। ठीक है। स्टडिंग फ्रॉम एनीवेयर, मतलब कहीं से भी पढ़ाई। इसमें ऐसा नहीं है कि हमें किसी जगह पे ही जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। हम घर बैठे बैठे भी पढ़ाई कर सकती है, जो जहाँ पे है वहां से रहकर पढ़ाई कर सकते हैं इसमें। इट इज फ्लेक्सिबल, मतलब यह लचीला है। लचीला कैसे है कि ऐसा कोई इसका रूल नहीं है कि तुम इतने टाइम से इतने टाइम तक ही पढ़ो, नहीं, उनको अपने हिसाब से चूज करना होता है कि हमें अब ये वाली चीज पढ़नी है। तो वो उनके लिए बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है, जिसको ओपन लर्निंग करनी होती है। तो ईजी अवेलेबिलिटी, यानी आसान उपलब्धता है इसकी। ठीक है। बेनिफिशियल फॉर स्लो लर्नर्स, मतलब धीमी गति से सीखने वालों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि उनके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं रहेगा कि मान लो वो धीमी गति वाला कोई बच्चा अगर किसी क्लास में पढ़ रहा है, तो उसके जो बाकी साथी है वो तेजी से पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसको अगर उतनी तेजी से समझ नहीं आ रहा है, तो अगर वो ओपन लर्निंग के जरिए पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि उसको अपने अकॉर्डिंग पढ़ना होगा और जितना उसको समझ आया वो थोड़ा 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 करके उसको कंप्लीट कर सकता है। ठीक है। फिर देखते हैं इसकी सीमाएं क्या क्या है। लैक और नील इंटरेक्शन, यानी कमी या शून्य इंटरेक्शन, मतलब इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। जैसे जो रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं, चाहे ऑनलाइन माध्यम से कर रहे हैं या ऑफलाइन कर रहे हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं टीचर और स्टूडेंट के बीच भी इंटरेक्शन होता है, और जो क्लासमेट्स होते हैं उनमें भी आपस में इंटरेक्शन होता है। लेकिन जो ओपन लर्निंग होती है, उसमें ये बिल्कुल होता ही नहीं है इंटरेक्शन का चांस। ठीक है। लेसर सीरियसनेस, यानी कम गंभीरता, क्योंकि एक बच्चा होगा जो स्कूल जा रहा है और एक है जो घर से पढ़ रहा है ओपन लर्निंग के माध्यम से। ठीक। तो कहीं ना कहीं जो स्कूल जा रहा है वो बहुत ज्यादा सीरियस होगा उसके कंपैरिजन में जो ओपन लर्निंग कर रहा है। तो उनमें कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि वो उतने ज्यादा सीरियस होते नहीं है। उनको लगता है हम कर लेंगे, क्योंकि अपने हिसाब से सब करना है, सब फ्लेक्सिबल है उनके लिए। लेकिन जो स्कूल जा रहा है उसके ऊपर कहीं ना कहीं स्कूल वालों का हल्का सा प्रेशर होता है, पेरेंट्स का प्रेशर होता है, और खुद का भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन होता है उसका कि उसको आगे पढ़ना है। तो इस चीज की वजह से वो सीरियस होता है अपनी पढ़ाई के प्रति। ठीक है। लैक ऑफ मोटिवेशन, यानी प्रेरणा की कमी हो सकती है इसमें। ठीक। लेस अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी मौखिक संचार कौशल विकसित करने के कम अवसर मिल सकते हैं इसमें। ठीक है। ये वाला क्लियर है इसकी एडवांटेजेस और लिमिटेशंस। जी, लिमिटेशन में अगर वो मोटिवेटेड भी नहीं है और सीरियस भी नहीं है, फिर तो पढ़ ही नहीं पाएगा शायद। ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, ये कहीं ना कहीं एक हो सकता है। अगर सभी में थोड़ी होगा ऐसा कि एक ही आदमी है वो सीरियस भी नहीं है, उसको मोटिवेशन भी नहीं है, तब तो वो नहीं पढ़ेगा। लेकिन कुछ कुछ चीजें हो सकती हैं, मान लो किसी में मोटिवेशन है कि उसको पढ़ना है, लेकिन वो थोड़ा कम सीरियस है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पास मोटिवेशन तो है ना, पढ़ेगा तो है ना वो। या फिर कोई कह सकते हैं कि अगर वो सीरियस है लेकिन मोटिवेशन नहीं है उसके पास, तो थोड़ा थोड़ा होता है चांस उनके पास कि वो पढ़ सके। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति में ये सारी ही चीजें होंगी, ऐसा कंपल्सरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है। हम तो जब ये इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो अगर एडमिशन करेक्ट नहीं लेंगे ना हिसाब से वो। डिफाइन किया लिमिटेशन हमने। बिल्कुल। एक जी। एक करके बोलिए। ये लिमिटेशन जो है इसकी, लैक ऑफ नील इंटरेक्शन, तो ये मतलब अलग अलग पार्टिकुलर व्यक्तियों के हिसाब से है या फिर ओवरऑल सभी के लिए है ये लिमिटेशन?
मतलब ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही व्यक्ति में सब चीज़ें होंगी। ऐसा हो सकता है, ऐसा चांस है, मतलब कि ऐसा होने की संभावना होती है कि कुछ बच्चों में इस वजह से लैक ऑफ सीरियसनेस हो जाए या लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाए, क्योंकि ओपन लर्निंग कर रहे हैं। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये पक्का होंगी ही होंगी, ऐसा नहीं होता है। मैम इसमें एक ऐसा कुछ आज के टाइम पे जैसे हम कई बच्चों को देखते भी हैं, मैं उस पर भी बता सकती हूँ। जैसे हाँ कई जी। बच्चे होते हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, वो सीरियस हुँ, बिल्कुल नहीं होते और ना ही मोटिवेशन होता है। उन्होंने सिर्फ अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होती है कि हम ग्रेजुएट है, हम 12th पास नहीं है, और उन्होंने बस करना होता है अपने घर वालों का काम, लाइक हुँ, बिजनेस आगे, उन्होंने अपना बिजनेस आगे ज्वाइन करना होता है, अपने फादर का बिजनेस। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, और मोटिवेशन तो बिल्कुल ही नहीं होता उनके अंदर, क्योंकि उनको हुँ, पता है कि एट द एंड हमने बिजनेस ही ज्वाइन करना है, हमने कहीं जॉब नहीं करनी, हमने कुछ नहीं करना। एक केस ये होता है कई बच्चों के साथ, जिसमें कुछ लोग जॉब कर रहे होते हैं और हुँ, उनको ऐसा जो घर बैठ के पढ़ाई करते हैं एमपी एमबीए कंप्लीट करने के लिए, तो उनको एमबीए में वैसे इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई वाइज लिखाई वाइज, पर हुँ, हुँ, उनको इस चीज का है मोटिवेशन वहां पे ये होता है उनके पास कि अगर हमें डिग्री मिल जाएगी तो हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट आ जाएगा। हुँ, तो ऐसा कई लोग हैं, तो वो जाना नहीं चाहते, वो ऐसा लिटरल स्टडी भी नहीं करना चाहते, बट दे जस्ट वांट टू गिव एग्जाम्स, और वो एक स्टैम्प चाहते हैं, कह लीजिए एक टैग चाहते हैं अपने नाम के साथ, जो ये सच्चाई है प्रैक्टिकली आज की हुँ, लाइफ में अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये सच है। बहुत से बच्चे नहीं पढ़ना चाहते, दे आर नॉट दैट वे सीरियस, और बस वो अपने नाम के आगे वो नहीं चाहते कि वो 12th पास है या 10th पास है या ऐसे जो भी। तो अपनी जॉब के लिए वो लोग बस एक टैग चाहते हैं अपने साथ नाम के लिए, ताकि उनको चाहे बीपीओ में जॉब मिले, चाहे उनको ऐसे जो मैंने बताया कि इंक्रीमेंट के लिए, या बस अपने फादर का बिजनेस आगे कंटिन्यू करने के लिए। हाँ जी, मोह ही तो बिल्कुल सब सही। कुछ करवाता है मैडम जी। जी। मोह ही तो सब कुछ करवाता है अधिकतर। वही तो मोटिवेशन होता है कहीं ना कहीं। यस। हाँ जी, तो इन्होंने सही बहुत अच्छा उदाहरण दिया इस चीज़ का कि जिन लोगों को बस वो डिग्री चाहिए होती है, वो कहीं न कहीं उनमें वो सीरियसनेस नहीं होगी। तो ये सारे जो थे, ये हो गए क्लियर सभी को? ये वाली स्लाइड क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है यस जी। मैम। हाँ जी, आगे देखते हैं। पर्सनलाइज़ सिस्टम ऑफ पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी निर्देशों की व्यक्तिगत प्रणाली। ये भी एक हमारा टीचिंग मेथड है, तो इसके बारे में देख लेते हैं इसमें क्या होता है। द पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं पीएसआई, इज अ सिस्टम दैट हेल्प्स लर्नर टेक कंट्रोल ऑफ एंड मैनेज देयर ओन लर्निंग। यानी व्यक्तिगत निर्देश प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जो शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर नियंत्रण रखने और प्रबंधित करने में मदद करती है। मतलब इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट ही खुद कह सकते हैं कि उनको, मतलब इसका एक जो सिस्टम होता है वो ऐसा होता है कि जो बहुत बड़ा अगर कोई यूनिट है तो उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में बाँटा होता है, ठीक है? छोटे-छोटे पार्ट्स में उसको बाँट दिया, फिर जो यूनिट होगा, हर यूनिट के जो अलग-अलग पार्ट्स बना दिए, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाए होते हैं हमने कि इस मान लो इस पर्टिकुलर पार्ट का ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, मतलब ये पूरे होने चाहिए, ठीक है? तो उसके हिसाब से बच्चा पढ़ता है। जो बड़ी यूनिट को छोटे भाग में बाँटा तो वो छोटे भाग से शुरू करता है, उसके छोटे-छोटे भागों को पूरा करता है, ठीक है? स्टूडेंट्स सेट देयर ओन लर्निंग गोल्स, मैनेज देयर लर्निंग एंड कम्युनिकेट विद अदर्स इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मतलब छात्र अपने स्वयं के सीखने के लक्ष्य निर्धारित करते हैं, अपने सीखने का प्रबंधन करते हैं और सीखने की प्रक्रिया में दूसरों के साथ संवाद करते हैं। मतलब इसमें वही आ जाएगा कि खुद से ही उनको वो अपना गोल बनाएँगे कि उनको देखो ये वाला यूनिट उनको पढ़ना है, ठीक है? तो उसको जैसे हमने पहले देखा कि छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो वो पहला पार्ट उसका चूज़ करेंगे कि देखो हमको ये वाला पढ़ना है, तो अपना वो गोल सेट कर देंगे कि इतने टाइम में हमें ये वाला पार्ट इसका कंप्लीट करना है, ठीक है? तो वो सब कुछ मैनेज करेंगे, जो भी उनका होगा पढ़ाई से रिलेटेड, और जो पूरा ये एक प्रक्रिया होगी उनके सीखने की, इसमें वो दूसरों के साथ इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। उनके साथ वाले हो सकते हैं सीखने वाले, कोई पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है? ये वाला क्लियर है? यस मैम। हाँ जी। अब देख लेते हैं इसकी लिमिटेशंस और एडवांटेजेस। तो इसके फ़ायदे क्या-क्या हो सकते हैं? इम्प्रूव्ड मैम एंगेजमेंट यानी इसको एक बेहतर। बार और समझा दीजिए, ये हाँ जी, फिर व्यक्तिगत से। निर्देशन। हाँ। अच्छा ठीक है, देखो।
इसमें क्या होता है, हाँ, इसको इस तरह से समझो कि जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा टॉपिक है ना, एक बहुत बड़ा यूनिट है, तो उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में बाँटा होता है ना? छोटे-छोटे पार्ट्स में बाँटा है तो बच्चे अपने हिसाब से चूज़ करेंगे शुरू से कि उनको ये वाला यूनिट कंप्लीट करना है, तो उन्होंने पहला पार्ट चूज़ किया कि मुझे ये वाला पार्ट पढ़ना है, ठीक है? तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव सेट होंगे, हर जो पार्ट बना है ना उसका, उसके सभी के अलग-अलग ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि ये ऑब्जेक्टिव है, ये पूरे होने चाहिए इतने टाइम में। या अगर टाइम नहीं भी है तो मतलब अगर उसने वो पूरा एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है पढ़ के समझ के, तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो उनके अकॉर्डिंग पूरे हुए होने चाहिए, ठीक है? तो जब उसका एक कंप्लीट हो जाएगा एक, फिर वो आगे बढ़ जाएगा, फिर उसको करेगा, तो इस तरह से वो एक बड़े हिस्से को कह सकते हैं, एक बहुत बड़े स्टडी मटेरियल को छोटे-छोटे भागों में बाँट कर उसको पूरा कर लेगा। तो ये आ जाता है इसमें पर्सनलाइज़्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन में। अभी क्लियर है? जो पूछ रहे थे उनको क्लियर हुआ? जी मैम। हाँ जी। तो अभी देखते हैं इसके फ़ायदे क्या-क्या हैं। तो सबसे पहले है इम्प्रूव्ड एंगेजमेंट, यानी बेहतर जुड़ाव होता है, क्योंकि खुद से उन्होंने देखा है, खुद से उन्होंने चूज़ किया है कि उनको क्या पढ़ना है, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उनको पूरे करने हैं, तो कहीं न कहीं वो उनका जुड़ाव बहुत अच्छा रहता है उस चीज़ से, सीखने के प्रति, ठीक है? इट फैसिलिटेट्स सेल्फ पेस्ड लर्निंग, यानी यह स्वगति से सीखने की सुविधा देता है, कि मतलब कि उनको अपनी गति से सीखना है, जिस पेस से वो सीखते हैं या सीख पाते हैं, उनको उसी गति से वो सीखने की उनमें इंडिपेंडेंस होती है इस समय, ठीक है? फ्लेक्सिबल लर्निंग यानी लचीली शिक्षा, कि ऐसे कोई रूल नहीं है कि तुम्हें इतने ही टाइम में करना है, नहीं, अपने अकॉर्डिंग उनको करना होता है, तो ये इसकी एक फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, ठीक है? फिर लिमिटेशंस क्या-क्या हो सकती है इसकी? इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर रैपिडली चेंजिंग कोर्स कंटेंट्स, यानी यह तेजी से बदलती पाठ्यक्रम सामग्री के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर बहुत कह सकते हैं कि बहुत कम समय में अगर जो हमारी पाठ्यक्रम सामग्री है वो चेंज होती है, तो वो बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं रह जाता है, क्योंकि वो अपडेट होता रहता है। तो अगर जो हम जिस चीज़ से हम पढ़ रहे हैं वो कह सकते हैं कि वो एरिया अपडेट नहीं हो रहा है, तो हम पीछे रह जाएँगे। तो कहीं न कहीं उन चीज़ों के लिए उपयोगी नहीं है, जिनका सिलेबस बहुत जल्दी बदलता रहता है, ठीक? फिर है टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, यानी तकनीकी आवश्यकता है, उस चीज़ को हमें हैंडल करना भी आना चाहिए। मतलब जो कुछ एक ऐसा होता है ना कि हमें जैसे कंप्यूटर अगर होता है, कंप्यूटर चलाने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें आनी चाहिए होती है, बेसिक नॉलेज जो होती है। तो इसको वैसे समझ सकते हैं कि जो किसी एक इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए या कह सकते हैं गैजेट्स को चलाने के लिए जो एक कह सकते हैं बेसिक नॉलेज है, वो हमें होनी चाहिए, या एक लर्नर होने के नाते बच्चों में होनी चाहिए। तो ये वाला ओके है? जी मैम। यस मैम। हाँ जी, ठीक है। आगे है हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड, या जिसे हम कहते हैं अनुमानी पद्धति, ठीक है? दिस मेथड वाज़ एडवोकेटेड बाय प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग, मतलब किसने दिया है? ये प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने। इसको याद कर लेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं, ठीक है? The heuristic method refers to finding the best possible solution to a problem quickly, effectively and efficiently। मतलब अनुमानी पद्धति से तात्पर्य किसी समस्या का शीघ्र, प्रभावी और कुशलता से सर्वोत्तम संभव समाधान ढूंढना है। मतलब इसमें क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने है, तो उसका हमें इसमें कोशिश करनी होती है कि हम जल्दी से जल्दी उस चीज़ का सॉल्यूशन ढूँढें, ठीक है? और बिल्कुल इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली ढूँढें, ठीक? इट इज़ अबाउट यूजिंग अ प्रैक्टिकल मेथड दैट डज़न्ट नेसेसरली नीड टू बी परफेक्ट, यानी यह एक व्यवहारिक पद्धति का उपयोग के बारे में है जिसका सही होना ज़रूरी नहीं है। मतलब इसमें ये होता है, इसको उदाहरण के तौर पर ऐसे समझ सकते हो, देखो जैसे हम मैथ्स का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? तो जैसे हमें टीचर्स मैथ्स करवा रहे हैं, तो उन्होंने एक टाइप का हमें क्वेश्चन करवाया, है ना? तो उन्होंने वो एक एग्जांपल दिया कि ऐसे-ऐसे तुम लोगों को ये वाला क्वेश्चन करना है, तो हम लोगों को वो उससे मिलता-जुलता कोई दूसरा क्वेश्चन दे देंगे, तो हमें वो सॉल्व करना होगा। मतलब इसमें पहले हमें टीचर एग्जांपल्स देते हैं। इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ मत इसमें कन्फ्यूज़ होना, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या था, हमें डायरेक्ट ही कोई टॉपिक दे दिया जाता था, उसमें ऐसे कोई एग्जांपल वगैरह कुछ था नहीं। उसमें हमें टीचर कोई न कोई टॉपिक देते थे, हमें उसपे अपने थॉट्स रखने होते थे, जो चीज़ें हम उसके बारे में एकदम हमारे दिमाग में आती थी, ठीक? लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें टीचर पहले खुद एग्जांपल देते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं, वो बच्चों को सॉल्व करने के लिए देते हैं। तो क्लियर हो गया ह्यूरिस्टिक मेथड?
क्लियर है सभी को ये वाली स्लाइड? ये वाला एक बार, इट इज अबाउट यूजिंग अ प्रैक्टिकल मेथड दैट डोंट नेसेसरी नीड टू बी परफेक्ट, मतलब। अच्छा, लास्ट वाला पॉइंट जो कह रहे हो आप, ठीक है। हाँ जी। यह, हाँ जी, यह व्यवहारिक पद्धति है का उपयोग करने के बारे में जिसका सही होना जरूरी नहीं है। हाँ, मतलब ऐसा हो सकता है, इसको इस तरह से समझ सकते हैं हम लोग कि ये एक परफेक्ट तरीका नहीं हो सकता पढ़ाई करने का। देखो, अगर हम लोगों ने बच्चों को एग्जाम्पल दे दिया एक टीचर होने के नाते, ठीक, उन्होंने वो कोशिश भी की लेकिन उनसे वो नहीं हो पा रहा है, तो ये इस तरह से समझ सकते हैं इसको कि उनका जरूरी नहीं है कि हमने जो उनको एग्जाम्पल दिया वो उसके अनुसार ही अपने उस चीज को सॉल्व करके उसका सही सॉल्यूशन निकाले जो हमने उनको प्रॉब्लम दी है। तो इसको इस तरह से इस बात को समझ सकते हैं, ठीक है। जी हाँ जी, एक तरह से ट्राई करना हुआ कि बच्चे ट्राई तो करे, सही होगा गलत होगा एक अलग बात है, पर कोशिश हो। हाँ जी, यही है इसका मतलब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी देखते हैं कि इसके फायदे क्या क्या है। तो सबसे पहले है, इट हेल्प्स इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, मतलब यह बच्चे के सर्वांगीण विकास में मदद करता है, ठीक है। इट सर्टेनली डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस इन द लर्नर्स, मतलब यह निश्चित रूप से शिक्षार्थियों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता विकसित करता है। मतलब इसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर उनको एक एग्जाम्पल के जरिए उन्होंने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है तो उनमें बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस वजह से, ठीक है। Teacher encourages the learner to explore the environment in search of the solution of the problems, मतलब शिक्षक विद्यार्थियों को समस्या के समाधान की तलाश में पर्यावरण का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। मतलब टीचर बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि जो उन्होंने उनको एक प्रॉब्लम दी है सॉल्व करने के लिए, तो टीचर ही बच्चों को मोटिवेट करता है इस चीज में, ठीक है। फिर देखते हैं इसकी सीमाएं क्या क्या है। हायर इंटेलिजेंस एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग इज रिक्वायर्ड इन द लर्नर्स, मतलब शिक्षार्थियों में उच्च बुद्धि और भिन्न सोच की आवश्यकता होती है। मतलब क्योंकि इसमें ऐसा तो नहीं है कि हमने पूरा ही बता दिया है बच्चों को, हमने एक एग्जाम्पल दिया है, तो बच्चों की सोच इतनी होनी चाहिए कि वो उस चीज को अपनी वाली प्रॉब्लम में अप्लाई कर सके कि जो पहले टीचर ने बताया था इसको हमें इस तरह से इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसके लिए जो कह सकते हैं कि बच्चों का जो एक बुद्धि का स्तर है वो थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, ठीक है। फिर है, some students who are below average and fail to succeed in discovering the solution of the problems, मतलब कुछ छात्र जो औसत के नीचे हैं और समस्या का समाधान खोजने में सफल नहीं हो पाते हैं। देखो, अगर कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे, थोड़े कह सकते हैं उनकी बुद्धि का स्तर थोड़ा कम है, तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए हानि वाली बात होगी कि वो उस चीज का सॉल्यूशन उतनी आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे जितना कि एक इंटेलिजेंट बच्चा ढूंढ पाएगा। तो ठीक है, तो ये होगी इसकी लिमिटेशन। इसमें किसी को कोई डाउट? नहीं नहीं। ये हाँ जी, ठीक है। तो ये हमारा खत्म होता है, हमने एक बहुत बड़ा टॉपिक खत्म किया है। अब मुझे बताओ कि जितना हमने ये पढ़ा इतने दिनों में, इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो मैं अभी क्लियर कर देती हूँ फिर। मैम कल मेरा यहाँ का नेटवर्क इशू हो गया था, तो कल जो करवाया था उसको प्लीज थोड़ा करवा दीजिए। अच्छा, ठीक है। कल हमने कहाँ से पढ़ा था? रोल प्लेइंग से, है ना? हाँ हेलो। जी, यही से रोल प्लेइंग से था। ठीक है, तो देखो, रोल प्लेइंग से ऐसे इसको सिंपल उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे जो रामलीला होती है, ठीक है, रामलीला होती है, आप सभी को पता होगा, तो उसमें जो लोग होते हैं वो अलग अलग किरदार निभाते हैं। किसी ने श्री राम का निभाया है, सीता माता का निभाया है, रावण का निभाया है, ठीक है। तो वो तो हो गया एक हमारे कह सकते हैं नॉर्मल लाइफ से एक एग्जांपल। तो अगर इसको टीचिंग के उसमें देखें, तो अगर हमें, जैसे हम इतिहास पढ़ाते हैं स्कूलों में, तो अगर हमें उस चीज को एक इफेक्टिव तरीके से बच्चों को समझाना है तो उसके जो कैरेक्टर्स है उसको हम उनको एक ड्रामा के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं बच्चों के सामने। तो इसमें बच्चों को ही रोल प्ले करना होता है, वही अलग अलग किरदार निभाते हैं जो भी, मतलब जिस भी चीज के बारे में उनको जानना होता है। ये वाला क्लियर है? हाँ, जैसे कि कोई चैप्टर होता था तो उसमें अलग अलग जो नाम के लोग होते थे वो मतलब कुछ स्टूडेंट्स बन जाते थे, ऐसे ही कुछ होता है ना? हाँ यही जी, है हाँ जी, मतलब। बिल्कुल वैसे ही होता है, हाँ वैसे ही होता है। ओके। ठीक है, तो अभी
हाँ, और हमने देखी थी इसकी लिमिटेशंस और एडवांटेजेस। तो इसमें क्या होता है, मोटिवेट एंड एंगेज स्टूडेंट्स, मतलब ये छात्रों को प्रेरित करता है उस चीज़ के लिए, पढ़ाई के लिए, सीखने के लिए प्रेरित करता है। और कहीं ना कहीं बच्चे इसमें संलग्न रहते हैं, ऐसा नहीं है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है छोटे बच्चों के लिए, खासकर छोटे बच्चों के लिए। तो वो उसमें संलग्न रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही पैसिव हो जाएंगे, कि उनका ध्यान नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। फिर क्या है, छात्रों को सीखने में मदद करने के लिए वास्तविक दुनिया के परिदृश्य प्रदान करता है। मतलब जो चीज़ उनको थ्योरी से समझ अगर नहीं आ रही थी अच्छे से, तो वो उनकी आंखों के सामने आती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस चीज को प्रदर्शित करते हैं, तो वो एक वास्तविक तरीके से उसको देख सकते हैं। ठीक है। आलोचनात्मक अवलोकन के अवसर प्रदान करता है साथियों को। मतलब जो बाकी जो देखने वाले होते हैं, वो कहीं न कहीं उनकी जो क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है, वो उनकी बढ़ जाती है, वो जो भी प्ले कर रहे होते हैं उसको देख के। ठीक है। फिर इसकी लिमिटेशंस थी कि इसके लिए काफ़ी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती है। मतलब अगर हमें कोई रोल प्ले करना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो-जो आवश्यकता है उसकी रिसोर्सेज़ की, वो हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है इसमें। और जो बड़ी कक्षाओं में इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि सभी बच्चों को अवसर नहीं मिल पाता है कि सभी बच्चे पार्टिसिपेट करें। अगर मान लो 50-60 बच्चों की क्लास है, तो कितने ही लोग पार्टिसिपेट कर पाएँगे? तो ये बड़ी क्लास के लिए इसकी एक लिमिटेशन हो गई। ठीक है। फिर हमने कल पढ़ा था और सिमुलेशन। सिमुलेशन को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे यहीं पे हमने एग्जांपल लिया है, द ट्रेनिंग ऑफ पायलट्स एंड एस्ट्रोनॉट टेक प्लेस इन कंडीशंस दैट आर कॉल्ड सिमिलर टू एक्चुअल फ्लाइट कंडीशंस। मतलब अगर हमें पायलट्स को ट्रेनिंग देनी है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि उनको डायरेक्ट ही भेज देते हैं असली वाली फ्लाइट पे, नहीं। उनके लिए वैसी सी कंडीशंस बनाते हैं जो बिल्कुल सिमिलर होती है एक्चुअल फ्लाइट के। तो पहले उनको उसमें ट्रेनिंग दी जाती है, तो इसको हम सिमुलेशन कहते हैं, कि जो बिल्कुल एक्चुअल कंडीशन होने वाली है फ्यूचर में, जहाँ पे वो काम करने वाले हैं या कोई स्थिति आने वाली है, तो उसकी बिल्कुल जो समानांतर होती है वैसी सी स्थिति उत्पन्न करवाई जाती है। तो उसी में उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसी स्थिति अगर है, तो आपको उसमें क्या-क्या काम करना है, किस प्रकार की सावधानियाँ बरतनी है। तो ठीक है, सिमुलेशन हो गया क्लियर? हाँ जी, जैसे कि कई बार मतलब उस तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है, जैसे कि कभी आग लग गई या कुछ इस तरह से, तो आप हाँ जी। कैसे सिचुएशन को हैंडल करेंगे, इस तरह का ही ना? हाँ जी, बिल्कुल, उसी को कहते हैं, वही होता है सिमुलेशन। मतलब इसको अलग-अलग उदाहरणों से समझ सकते हैं। आग लगने वाला समझ सकते हैं, जैसे स्कूलों में ट्रेनिंग देते हैं कि अगर भूकंप आ जाता है, तो आप लोगों को कैसे सावधानी बरतनी है, ठीक है? वो सब सिमुलेशन में आ जाता है, ठीक है? ओके। हाँ जी, फिर इसकी एडवांटेजेस थे कि यह विद्यार्थियों को सटीक अनुमान लगाने की अनुमति देता है। मतलब जैसे आपने आग का एग्जांपल दिया, तो अगर हम उस चीज़ का सिमुलेशन दे रहे हैं बच्चों को, तो उनको पता होगा कि जब आग लगेगी तो ऐसी-ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती है, ऐसी-ऐसी चीज़ें हो सकती है, हमें उस समय पे कैसी सावधानियाँ बरतनी है, कैसे खुद को बचाना है, कैसे अपने साथियों को बचाना है, ठीक है? रियल लाइफ सिचुएशन कैन हैव एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शंस एंड सिमुलेशन इज़ वेरी गुड वे टू सेफली एंड इफेक्टिवली टीच दीज़ आउटकम्स। मतलब जो वास्तविक स्थितियाँ होने वाली होती हैं, जो बहुत ज़्यादा हो सकती है, अलग-अलग प्रकार से कुछ हादसे हो सकते हैं, तो उनको कहीं न कहीं हम बच्चों को सिखा सकते हैं सिमुलेशन के ज़रिए। तो ये एक इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है, ठीक है? बाकी इसका जो सीमाएँ में हमने पढ़ा था कि सीखने का अनुकरण कितना भी सटीक क्यों ना हो, त्रुटि और संदेह की कुछ गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, कि बेशक हम बहुत अच्छे से कितना ही सिखा लें, कि मतलब थोड़ी बहुत गुंजाइश होती है कि कहीं न कहीं कोई एरर आ सकता है, कि हमें पक्का तो नहीं होगा पता ना कि वहाँ पे और क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जब सच में ऐसा होगा तो, ठीक है? सिमुलेशन उपयोग करने का सबसे बड़ा दोष रख-रखाव और अपडेट महँगा हो सकता है। मतलब क्योंकि जो चीज़ें लगेगी सिमुलेशन के लिए, उन सारी चीज़ों का रख-रखाव जो है, मेंटेनेंस है, वो थोड़ा महँगा हो सकता है। या अगर कुछ नई चीज़ें कह सकते हैं कि अपडेट हुई है, तो उन चीज़ों को हमें अपने सामग्री में शामिल करने के लिए, उस चीज़ के लिए बहुत पैसे लग सकते हैं, ठीक है? फिर हमने आगे देखा था डेमोंस्ट्रेशन। डेमोंस्ट्रेशन में हम प्रैक्टिकल से समझ सकते हैं, जैसे फिज़िक्स या केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स होते हैं, लैब में जैसे होते थे पहले, हमने किए होंगे सभी ने, आप कुछ बच्चों ने आप में से, तो उसको हम डेमोंस्ट्रेशन कह सकते हैं, कि इसमें जो होता है कि जीवंत प्रदर्शन के साथ मौखिक स्पष्टीकरण के संयोजन के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब कि जो थ्योरी होती है, वो भी हम बोलते हैं कि देखो ऐसा करना है, फिर ऐसा करना है। मान लो हमें कोई सॉल्यूशन बनाना है, तो पहले हमने ए सॉल्यूशन को बी में मिलाया, फिर बी को सी में, ऐसे करके उसको मुँह से भी बोल रहे होते हैं और उनको करके भी वहाँ पे दिखा रहे होते हैं। तो ये डेमोंस्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है? फिर हमने इसके एडवांटेजेस देखे थे बहुत सारे, कि ये छात्रों
को क्या कहते हैं, हाँ, विषय की गहरी समझ रखने में मदद करता है कि इससे डीपर नॉलेज होती है बच्चों को, बहुत ज़्यादा वो समझ सकते हैं देखने से, ठीक है। फिर क्या है, इसमें एक्टिव रहते हैं बच्चे, क्योंकि वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, वो भी कहीं न कहीं पार्टिसिपेट करते हैं या टीचर करवा रहे हैं, तो भी वो एक्टिव रहते हैं, ठीक है। इट अकाउंट्स फॉर प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, मतलब ये चिंतनशील सोच के सिद्धांतों का वर्णन करता है, ठीक है। बाकी ये जो डिस्कवरी वाला जो होता है, एक खोज की भावना जगाने में मदद करता है बच्चों में कि हम नए नए प्रकार से खोज किस तरह से कर सकते हैं। और ये छात्रों को अधिकतम शिक्षा प्रदान करता है, क्योंकि जो चीजें शायद हमें खुद से पढ़ने में ना समझ आए, वो प्रदर्शन के जरिए हम बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, और इससे रुचि भी पैदा होती है बच्चों में, ठीक है। फिर देखी थी हमने इसकी लिमिटेशंस क्या क्या होती है। स्टूडेंट्स कैन नॉट बेनिफिट विद डायरेक्ट एंड पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब कि अगर टीचर ही प्रदर्शन कर रहा है तो बच्चों को कहीं ना कहीं उस चीज का लाभ नहीं उठा सकते हैं, कि उनको खुद से मौका नहीं मिल रहा करने का, अगर टीचर कर रहे हैं तो, ठीक है। इट कैन बी कॉस्टली एज इट रिक्वायर्स कॉस्टली मटेरियल्स, मतलब इस चीज के लिए बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो बहुत महंगे आते हैं, तो उस चीज पे बहुत पैसे खर्च होते हैं, तो ये बहुत महंगा पड़ सकता है हमें, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत समय लगता है इसमें। और क्या है, देयर इज अ लैक ऑफ एक्सपीरियंस टीचर्स टू कैरी आउट द डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब जो टीचर हमें प्रदर्शन करवा रहे हैं उनके पास भी एक्सपीरियंस होना जरूरी है, ठीक है। ओनली फ्यू गेट अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट इन द एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस, मतलब कुछ ही बच्चों को मौका मिलता है, सभी बच्चों को कई बार मौका नहीं मिल पाता है कि वो उसमें पार्टिसिपेट करें। ये वाला ओके है, यस मैम। ठीक है। फिर हमने असाइनमेंट्स देखा था। असाइनमेंट्स तो आपको पता ही होगा कि जो जो भी हम बच्चों को हमें भी मिलते थे पहले बचपन में करने के लिए, जो भी कोई टॉपिक दे दिया जाता था उस पे हमें एक असाइनमेंट तैयार करके लेके आना होता था, तो ये हो गया हमारा असाइनमेंट, ठीक है। इसके फायदे क्या क्या है, कि जो एक छात्र है वो स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं, क्योंकि जो उनको दिया है ऐसा नहीं बोला टीचर ने कि ऐसे ही करके लाओ, नहीं, वो अपने तरीके से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जो जो उनको काम दिया है अपने तरीके से, ठीक है। और क्या है, यह छात्रों की समझ, विश्लेषणात्मक और समस्या सुलझाने की क्षमताओं को तेज करता है, मतलब कहीं ना कहीं ये बच्चों की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होती है उनको बढ़ाता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन इनकलकेशन ऑफ क्रिएटिविटी एमंग स्टूडेंट्स, मतलब जो बच्चों में एक रचनात्मकता होती है वो एकदम से इसमें डेवलप हो सकती है, ठीक है। फिर इसकी सीमाएं थी कि जो बच्चे हैं वो एक दूसरे का मटेरियल कॉपी कर सकते हैं अगर इसको अच्छे तरह से प्लान नहीं किया जाए तो। अभी क्लियर है, हाँ जी। ठीक है। इनके अलावा किसी को कोई डाउट? नो मैम। मैम कैसे स्टडी था एक बार? हाँ जी, ठीक है, केस स्टडी बताते हैं आपको। ठीक है, केस स्टडी को आप इस तरह से समझो, जैसे हम लोग अगर मान लो हमें करना है किसी ऐसे व्यक्ति पे जिसको है, मान लो एंजाइटी की प्रॉब्लम है किसी को, ठीक है, तो वो हमारा एक केस हो गया, कि हमारा एक केस है जिसको क्या है, कि एक व्यक्ति है जिसको एंजाइटी की प्रॉब्लम है, तो हम सबसे पहले हमारा क्या होता है कि हम उसकी हिस्ट्री जानते हैं पूरी तरह से, कि इसको कब से ये प्रॉब्लम चली आ रही है, कितने टाइम से चली आ रही है, तो इस चीज के लिए इसने क्या क्या किया है, कोई दवाइयां ली है, कोई अलग से कह सकते हैं थेरेपी ली है, या जो जो चीजें इसने पहले ली है, ठीक है, वो हो गया, हमने उसकी हिस्ट्री जान ली, ठीक है। उसके बाद हम उसको क्या देंगे, हम उसको किस तरह से ट्रीटमेंट देंगे, या मान लो हम उसको कौन से आसन करवाएंगे, कौन सा प्राणायाम देंगे, वो सब उसको देंगे, मतलब पहले एक प्लान बनाएंगे कि ये हमें इसको देना है, उसके बाद उसको करवाएंगे, फिर उसका रिजल्ट देखेंगे, तो ये जो पूरा प्रोसेस हो गया उसकी हिस्ट्री से लेकर अभी तक का, ये सारा केस स्टडी में आ जाता है, ठीक है। क्लियर है जो पूछ रहे थे? यस मैम। हाँ जी, ठीक है। अभी किसी को और किसी चीज में डाउट? ठीक है, हाँ जी। तो आज हमारा बहुत बड़ा टॉपिक खत्म हुआ, तो मैं इसकी पीपीटी आपको पीडीएफ आज भेज दूंगी, तो इसके नोट्स बना लीजिएगा, और कल इसके क्वेश्चंस में आप लोगों से पूछ लूंगी, ठीक है। तो अभी क्लोजिंग प्रेयर कौन करवाएंगे? मैम इसकी गौरव जी। पीपीटी एक साथ ही भेज दीजिए पूरी, वो टुकड़ों टुकड़ों में है ना मैम। टुकड़ों में नहीं है, मैंने भेजी ही नहीं है अभी, तभी तो मैंने भेजी अभी नहीं थी, मैं इकट्ठी। हाँ मैम, अब अच्छा किया आपने, अब एक साथ भेजेंगे ना तो एक हम्म, साथ नोट्स बन जाएंगे सीरियल से। हाँ, इसको मैं एक साथ ही भेजने वाली हूँ, अभी भेज दूंगी क्लास के बाद।
क्लोजिंग प्रेयर करवा दीजिए। गौरव पंडित जी, क्लोजिंग प्रेयर करवाइए आप। ओके, कमर गर्दन सीधी, मन शांत और सहज, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। एक लंबा गहरा श्वास लें। ओम का जाप करेंगे 3 बार। ओम। एक बार पुनः ओम। एक बार पुनः ओम। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। थैंक यू मैम। थैंक यू गौरव जी। रिकॉर्डिंग ऑफ कर लीजिए, अभी आप लोग लीव कर सकते हैं। थैंक यू। MDY से कौन है? आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर लीजिए। प्रीति जी, आप लीव कर लीजिए, फिर ये रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं होगी नहीं तो। हेलो, MDY से कौन है?